नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 4 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रस्तावना। तो प्रस्तावना जिसे प्रिएम्बल कहते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, हमारे संविधान में यह निहित है। तो प्रस्तावना में उल्लिखित लोकतंत्रात्मक, क्योंकि उसमें कई सारे शब्द हैं ना, लोकतंत्रात्मक, संप्रभुता, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, ये इन सारे शब्दों की अपनी अपनी एक महत्ता है। तो इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है? तो प्रस्तावना में निर्धारित लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित संप्रभुता के सिद्धांत पर। अब देखिए, यहां पर संप्रभुता मतलब सोवर्ण कंट्री, यानी भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी भारत के आंतरिक मामलों में कोई भी बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत एक गणराज्य है। तो इस सिद्धांत पर आधारित है यह लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। एकदम सत्य है यह कथन। दूसरा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्ति के रूप में माना जा सकता है। यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा कथन है कि प्रस्तावना में प्रयुक्त यह शब्द सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का नहीं, अपितु राजनीतिक लोकतंत्र को स्वीकार करता है। तो यहां पर यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द लोकतंत्रात्मक, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र तीनों को स्वीकार करता है। अतः उत्तर क्या होगा? 1 और 2, तो यानी ए सही होगा। इसी तरह से दूसरा प्रश्न भी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया? तो दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी, तो यह जो है जोड़ा गया था। इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है। तो वह हो गया उत्तर, यानी 1, 3 और 4। तो यानी उत्तर क्या हुआ? सी हुआ। अब इन दोनों प्रश्नों से संबंधित द हिंदू में आया हुआ है कि प्रस्तावना में संशोधन के लिए भाजपा सांसद के विधेयक पर विरोध प्रदर्शन, यानी भाजपा सांसद केजे अल्फोंस ने शुक्रवार को विपक्षी सांसदों के विरोध का नेतृत्व किया। श्री अल्फांसो ने उच्च सदन में संविधान संशोधन विधेयक 2021 को पेश करने का प्रस्ताव किया, जिस पर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज कुमार झा ने आपत्ति जताई। तो इस तरह से राज्यसभा सदस्य में इस निजी विधेयक को लेकर विपक्ष के कड़े विरोध को देखते हुए उसे रिजर्व में रखना पड़ा, जिसे बाद में इस पर निर्णय लेंगे। तो प्रस्तुत किए गए निजी विधेयक में संविधान की प्रस्तावना में जो शामिल किया गया सोशलिस्ट शब्द, यानी समाजवादी शब्द को संशोधित कर समता मूलक, यानी इक्विटेबल करने का प्रस्ताव किया गया। आमतौर पर निजी विधेयकों के पेश करने को लेकर इस तरह के विरोध कम ही होते हैं, लेकिन संविधान की प्रस्तावना के शब्दों के संशोधन को लेकर आए इस प्रस्ताव पर विपक्ष ने पेश करने पर ही आपत्ति उठा दी। तो मनोज झा ने नियमों का हवाला देकर इसे रोकने को कहा, और उन्होंने कहा कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला होगा। संविधान में इस तरह के संशोधन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी है, लेकिन उपसभापति ने इस बात को खारिज करते हुए कहा कि यह सदन का अधिकार है, इसके लिए राष्ट्रपति की पहले से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। तो यह तो रही खबर। अब यहां पर थोड़ा सा लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है, जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा, यानी सबसे असीम जो शक्ति है वह जनता है, तो निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से भारत एक लोकतांत्रिक एवं विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और यह जो है सर्वोच्च सत्ता किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है। सरकार के जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की
विशेषताएं हैं। इसी तरह से समाजवादी शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था और समाजवाद का अर्थ है कि समाजवाद की प्राप्ति लोकतांत्रिक तरीकों से होती है और भारत ने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास करती है जहां निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र कंधे से कंधा मिलाकर सफर तय करते हैं और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा और अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, तो इसमें 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और इसमें यह जो है बेरूबारी यूनियन के मामले में 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। हालांकि यह स्वीकार किया गया कि यदि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में एक शब्द अस्पष्ट है या उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं तो प्रस्तावना को एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आप लोगों ने सुना होगा केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसले को पलट दिया और यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है और इसे संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना खूबसूरत शब्दों की भूमिका से बनी हुई है। इसमें बुनियादी आदर्श, उद्देश्य, दार्शनिक भारत के संविधान की अवधारणा शामिल है और यह संवैधानिक प्रावधानों के लिए तर्क संगतता एवं निष्पक्षता प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गैर सरकारी विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है सत्तारूढ़ दल का एक सदस्य है जो मंत्री नहीं है या फिर विपक्ष का सदस्य है, उसे गैर सरकारी सदस्य कहा जा सकता है। यह कथन एकदम सत्य है। 1970 के बाद से संसद द्वारा कोई भी गैर सरकारी विधेयक पारित नहीं किया गया है। यह भी कथन एकदम सत्य है। तो इस तरह से यह दोनों कथन सत्य है, लेकिन यहां पर प्रश्न क्या है, कौन सा से गलत है, यानी कोई नहीं गलत है, तो उत्तर क्या होगा, डी होगा। यह द हिंदू में आई हुई खबर है। शशि थरूर ने हाई कोर्ट की स्थायी पीठों के लिए विधेयक पेश किया। इसके साथ साथ 153 प्राइवेट मेंबर्स बिल इंट्रोड्यूस इन लोकसभा, यानी लोकसभा में 153 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं। लोकसभा में एक निजी सदस्य विधेयक पेश किया जिसमें राज्यों की राजधानियों में उच्च न्यायालयों की स्थायी पीठ स्थापित करने की मांग की गई है। केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, उत्तराखंड, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़ में राज्य उच्च न्यायालय राजधानी शहर के बाहर स्थित हैं। तो लगभग 2 वर्षों के अंतराल के बाद निजी सदस्य का विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और यह 2019 से ही लंबित था। कोविड के कारण यह पोस्टपोन कर दिया गया था। तो सदन में कुल 153 गैर सरकारी विधेयक पेश किए गए। तो इस तरह से यह गैर सरकारी विधेयक, याद रखेंगे कि 2009 से 14 के बीच कुल 372 गैर सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 11 विधेयकों पर चर्चा की गई और आज तक 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो चुके हैं, जिसमें से 6 1956 में पारित हुए थे। यानी 1970 से आज तक किसी भी निजी सदस्य का विधेयक संसद ने पारित नहीं किया है और यह ध्यान रखेंगे इसके लिए शुक्रवार दिन होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंतर देख लें कि गैर सरकारी विधेयक और सरकारी विधेयक में अंतर क्या है। तो यहाँ पर गैर सरकारी विधेयक क्या है कि इसे संसद में मंत्री अन्य सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, इसे केवल मंत्री द्वारा। यहां पर देखिए सरकारी विधेयक, यह सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दलों के मंतव्य को प्रदर्शित करता है, यह सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है। इसके अस्वीकृत होने पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि सदन द्वारा स्वीकृति होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। सरकारी विधेयक में सदन में पेश करने के लिए ऐसे प्रस्ताव के लिए 1 माह का नोटिस होना चाहिए, जबकि इसके लिए 7 दिन का नोटिस। और यहाँ पर क्या है कि सिर्फ शुक्रवार के दिन यह पेश किया जाता है, जबकि यह किसी भी दिन
किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। लेसर फ्लोरिकन, जैसे बंगाल फ्लोरिकन के बारे में सुना होगा, तो उसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? यह भारतीय उपमहाद्वीप का स्थानिक है, यह एकदम सत्य है। दूसरा है, इस पक्षी को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। तो यह कथन असत्य है, क्योंकि यह जो है गंभीर रूप से नहीं, यह संकटग्रस्त यानी लुप्त प्राय में जो है इसे सूचीबद्ध किया गया है। तो अतः उत्तर केवल एक होगा। तो यह भी खबर आई हुई है द हिंदू में। राजस्थान से लेसर फ्लोरिकन का सबसे लंबा प्रवास मार्ग ट्रैक किया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ लेसर फ्लोरिकन इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। तो यह एक बड़ी खोज में लेसर फ्लोरिकन के देश में सबसे लंबे प्रवास मार्ग बस्टर्ड समूह के लुप्त प्राय पक्षी को पहली बार राजस्थान से महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में ट्रैक किया गया है। तो तेजी से गायब होने वाले पक्षियों के रहस्य को जल्द ही उन पर लगे सैटेलाइट ट्रांसमीटरों की मदद से सुलझाया जा सकता है। तो लेसर फ्लोरिकन टैक्सोनॉमिक रूप से इसका जो वैज्ञानिक नाम है सिफियोटाइडस इंडिकस, महत्वपूर्ण है के रूप में इसे वर्गीकृत बस्टर्ड समूह से संबंधित एक छोटी पक्षी प्रजाति है जो लंबे घास के मैदानों में पाई जाती है, जिसके लिए देहरादून स्थित भारतीय वन्य जीव संस्थान ने एक पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम भी शुरू किया है। तो लुप्त प्राय पक्षी राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कई अन्य क्षेत्रों में मानसून के मौसम में देखा जाता है और जब यह प्रजनन करता है और बाद में अज्ञात स्थानों पर अपने चूजों के साथ गायब हो जाता है। प्रकृति की लाल सूची के खतरे वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ पर पक्षी को लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और इसकी आबादी को घटती के रूप में पहचाना गया है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र, नासिक, अहमदनगर से लेकर पश्चिमी घाट तक के भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है, किंतु वर्षा ऋतु में यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तक फैल जाता है। कभी कभार यह दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कुछ पश्चिमी भागों तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, चूंकि न्यूज़पेपर में क्रिटिकली इंडेंजर्ड दिया गया है तो यह गलत दिया गया है, यह वाला सत्य है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, संघ लोक सेवा आयोग में आया हुआ प्रश्न है 2017 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जिसे एनपीसीआई देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है, यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने एक कार्ड भुगतान योजना जिसे रुपे कहते हैं, रुपे की शुरुआत की है, यह भी कथन एकदम सत्य है, 2014 से किया गया था। अतः उत्तर क्या है? दोनों सही है। तो क्या है राष्ट्रीय भुगतान निगम, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम? तो यह भारत में खुदरा भुगतान निपटान प्रणाली के लिए एक संगठन, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के प्रावधानों के तहत भारत में एक मजबूत भुगतान और निपटान अवसंरचना बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ की एक पहल है। तो एनपीसीआई को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 के प्रावधानों के तहत एक कंपनी के तौर पर शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है फिजिकल के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और निपटान प्रणाली के लिए भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। और रुपे कार्ड 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति, उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, ने भारत का अपना भुगतान कार्ड रुपे राष्ट्र को समर्पित किया था। और 2005 में ऐसी स्वदेशी सेवा की आवश्यकता की परिकल्पना भारतीय रिजर्व बैंक ने की थी और यह कार्य 2010 में इसके संचालन के तुरंत बाद भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम को सौंप दिया गया था। तो रुपे कार्ड परियोजना में 17 बैंकों ने सहयोग दिया है। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत ने पेप्सिको का आलू पेटेंट रद्द किया। तो पौधों की किस्मों का संरक्षण करने वाले प्राधिकरण जिसे पीपीवी यानी प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स ने शुक्रवार को पेप्सिको इंडिया को आलू की किस्म
FL2027 के लिए मिला पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी पेटेंट को निरस्त कर दिया है। तो पेप्सिको इंडिया ने इस फैसले पर कहा है कि वह पौधों की किस्मों और किसान अधिकार प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश की समीक्षा कर रही है और यह जो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार अधिनियम 2001 के तहत की गई है और प्राधिकरण का यह निर्णय दरअसल कृषि कार्यकर्ता कविता कुरुंगाती द्वारा दायर की गई याचिका पर आया है। तो इस तरह से उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि पेप्सिको इंडिया को गलत जानकारी के आधार पर पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया था। तो इस तरह से कृषि कार्यकर्ता ने यह भी कहा कि पेप्सिको इंडिया को आलू की किस्म पर दिया गया बौद्धिक संपदा अधिकार पंजीकरण के लिए निर्धारित प्रावधानों के अनुसार नहीं था और यह जनहित के खिलाफ था। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट ने भी कृषि कार्यकर्ता की याचिका पर सहमति जताई और कहा कि पंजीकरण आवेदक द्वारा दी गई गलत जानकारी पर आधारित था, इसीलिए यह निरस्त किया गया। तो इसमें FL2027 जो आलू की खासियत क्या है, तो इसमें यह अपेक्षाकृत कम आर्द्रता होती है। यही वजह है कि चिप्स बनाने के लिए इस आलू से बेहतर कोई दूसरी किस्म का आलू नहीं है। यूं तो बाजार में बिकने वाले चिप्स कई किस्म के आलू से बनाए जाते हैं, लेकिन पेप्सिको की कंपनी लेज चिप्स बनाने के लिए FL2027 आलू का इस्तेमाल करती है, जो चिप्स बनाने के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो इस तरह से बात उठी कैसे, तो भारत में बड़े पैमाने पर बिजनेस करने वाली अमेरिकी फूड कंपनी पेप्सिको ने साल 2016 में पैकेट चिप्स के लिए FL2027 आलू का पेटेंट कराया था, लेकिन हमारे किसान भी इसका उत्पादन करने लगे, जो कि कंपनी को यह मंजूर नहीं था। तो इस तरह से अमेरिकी कंपनी ने उस वक्त तो हदें पार कर दी थी जब साल 2018 में कुछ किसानों ने FL2027 आलू के बीज उगा दिए थे। उनके ऊपर 1.5 करोड़ का जुर्माना भी लगा दिया था। तो इस तरह से यह किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा और यह जो PPV&FR जो अधिनियम है, इसका उद्देश्य है कि पौधों की किस्मों, कृषकों और प्रजनकों के अधिकार की सुरक्षा और पौधों की नई किस्म के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करना है। तो इस तरह से यह जो पौधों की नई किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकार बना, जो 2005 से अस्तित्व में आया और यह प्राधिकरण इस मायने में सबसे अलग है, यह किसानों को उनके अधिकार प्रदान करता है जिसका प्रावधान विश्व के अन्य किसी देश द्वारा नहीं किया गया है। तो इस तरह से आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।